वेलकम आप सभी का। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस और उसमें अपन लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अपन देखेंगे जेड स्कीम के बारे में। देखो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कि जो एनहेंसमेंट इफेक्ट होता है उसमें ये चीज़ निकल के आई कि दो फोटो सिस्टम काम करते हैं और जब दोनों को एक साथ अपन यानी कि रेड लाइट और फार लाइट दोनों काम में लेते हैं तो जो प्रोसेस है वो हम एक्सपेक्ट जो करते थे उससे भी ज़्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जेड स्कीम का जो ओवरव्यू है वहाँ से आपको दो तीन बातें निकालनी है। एक तो देखो क्या है कि फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दो सिस्टम मिलके काम करते हैं। जेड स्कीम के अंदर ये दोनों इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को अच्छे से सोखता है, तो उसको अपन P680 के नाम से जानते हैं और फोटो सिस्टम फर्स्ट को अपन P700 के नाम से जानते हैं। पहला जो फोटो सिस्टम है उसका कनेक्शन वाटर से है और वाटर यहाँ पे टूटता है ना कि ऑक्सीजन H+ और इलेक्ट्रॉन में टूटता है, तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो वाटर का तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन में जिम्मेदार है या जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो PS सेकेंड या P680 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और उसी प्रॉपर्टी की वजह से वो वाटर के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचता है, तो पानी के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जाएंगे, देन PS1 को जाते हैं और PS1 से बाद में NADP+ को जाते हैं और NADPH का सिंथेसिस होता है। तो एक तो ATP बनते हैं साथ में NADPH बनता है। तो दो फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं। पहले PS2 करता है, वो पानी की ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ है, और PS1 पानी से आए हुए इलेक्ट्रॉन जो कि PS सेकेंड से आ रहे हैं उनको NADP+ तक भेजने का काम करता है। तो दो फोटो सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ डायग्राम से आप दोबारा से समझ सकते हो कि एक तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही सीन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी यही सीन होता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे तीसरा मेम्ब्रेन सिस्टम और है जो कि थाइलेकोइड का बना हुआ सिस्टम है, उसको अपन ग्रेनम बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे ग्रेना आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये ग्रेना आपस में भी जुड़े रहते हैं जिनको कि अपन ने फ्राइड चैनल, इंटर ग्रेनम लैमेली ऐसे नाम दिए थे, जिसको आप स्ट्रोमा लैमेली भी बोल सकते हैं। तो एज ए स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट क्या है वो हम अच्छे से जाने। स्ट्रोमा जो है उसके अंदर सारी डार्क रिएक्शन होती हैं। डार्क रिएक्शन के लिए जिम्मेदार जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे स्ट्रोमा के अंदर होंगे। और ग्रेनम सिस्टम जो है उस ग्रेनम सिस्टम के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के लिए जिम्मेदार जो पार्ट है वो थाइलेकोइड सिस्टम है, और डार्क रिएक्शन के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है वो स्ट्रोमा सिस्टम है। तो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हैं, लाइट एंड डार्क। दोनों क्लोरोप्लास्ट के दो अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है ग्रेनम, लाइट के लिए जिम्मेदार है, और एक होमोजेनस मैट्रिक्स है जो कि एक फ्लूइड है विस्कर जो स्ट्रोमा कहलाता है, वो डार्क रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। देखो इस वाले फिगर से आप देख सकते हो कि ये अपन को यहाँ पे दिखाया गया है
D1 प्रोटीन, और ये D1 प्रोटीन है फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जुड़ा हुआ। जैसे फोटोसिस्टम है तो वो क्वांटासोम है, क्वांटासोम के सारे जो पिगमेंट है वो मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, और ये थायलेकोइड मेम्ब्रेन है। और थायलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिस्टम सेकंड है, उस फोटोसिस्टम सेकंड की अटैच प्रोटीन का नाम है D1 प्रोटीन। और D1 प्रोटीन का काम है कि पानी से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वाटर का ऑक्सीडाइजेशन होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन D1 को आते हैं, और D1 से फोटोसिस्टम सेकंड को आते हैं। तो अभी अपन जो कह रहे थे कि वाटर से PS सेकंड को आते हैं, तो बीच में D1 प्रोटीन काम करते हैं। तो कुछ ऐसा भी अपन को कोई इक्वेशन मिल सकता है कि D1 प्रोटीन का कनेक्शन किससे है, उसका कनेक्शन है फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से, और वो पानी के ऑक्सीडेशन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को फोटोसिस्टम सेकंड तक पहुंचाने के लिए काम करता है। ओके, इसके बाद में ये फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है, जहाँ से आपको एक बात क्लियर करनी है। देखो यहाँ पे अपन को थायलेकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम दिखाया हुआ है ना, जैसे ये थायलेकोइड मेम्ब्रेन है, और थायलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग जो प्रोटीन लगी हुई है, वो सारी प्रोटीन यहाँ पे अलग अलग मॉडल से शो हो रखी है। अब यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया वो देखते हैं अपन। एक तो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है। ये है फोटोसिस्टम सेकंड, और यहाँ दिखाया गया है फोटोसिस्टम फर्स्ट। देखो फोटोसिस्टम सेकंड जो है और फोटोसिस्टम फर्स्ट है, ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को सोखते हैं। अगर आप PS सेकंड की बात करोगे तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट को सोखता है, और PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को सोखता है। पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होगी 680 की, मोर एनर्जी। तो लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, यहाँ से आप डायग्राम से इसको दोबारा क्लियर कर लीजिए कि 680 नैनोमीटर यानी कि जिसका वेवलेंथ कम है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, 700 वाले के अंदर एनर्जी कम होती है, और जिसमें ज़्यादा एनर्जी है वो लाइट पेनिट्रेट करके अंदर तक जा सकती है। तो आप फिगर में देखेंगे कि अपने बहुत सारे जो PS सेकंड हैं वो कहाँ पे हैं, अप्रेस्ड रीजन के अंदर है, जो अंदर दबे हुए भाग है। लेकिन इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ एक जो PS सेकंड हैं वो बाहर भी हैं, जैसे ये नॉन अप्रेस्ड है। तो ऐसा नहीं कि 100% वो अप्रेस्ड में ही होंगे, वो नॉन अप्रेस्ड में भी है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे होंगे। PS सेकंड की बात करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम इन अप्रेस्ड पार्ट, जो दबे हुए होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो PS1 है वो 700 नैनोमीटर का मैटर है, और ये लाइट थोड़ी कमज़ोर है, पेनिट्रेशन कम है, तो PS फर्स्ट मेनली कहाँ पे है, नॉन अप्रेस्ड में। तो PS फर्स्ट मैक्सिमम इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अब जो अपन PS सेकंड के लिए बोल देते हैं वैसा ही PS1 के लिए भी होगा कि कुछ एक आपको अप्रेस्ड में भी मिल सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होगी। तो मैक्सिमम फोटोसिस्टम फर्स्ट कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम फोटोसिस्टम सेकंड कहाँ पाया जाता है, ये अपन को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, और साथ में दिखाए हुए हैं ATP सिंथेज।
है ना। ये थोड़ा सा कलर का इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं, बाकी ये बाहर ही दिखाए हुए हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना। कलर वाइज वो कलर टिक हो गया था, बट ये सारे कहाँ पे मैक्सिमम बाहर ही है। एटीपी सिंथेस का मतलब ये है कि जब H+ पंप आउट हो जाते हैं तो एटीपी बनाने का मशीन है एक प्रकार से। तो एटीपी सिंथेस आपको मेम्ब्रेन के अंदर मिल जाएंगे। और मेलानिन की लोकेशन कहाँ पे है? नॉन अप्रेस्ड में। हालांकि इनका कनेक्शन लाइट से नहीं है, बट एक इनसे बनने वाला एटीपी है वो कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा में जाएगा। तो स्ट्रोमा की साइड में होते हैं कि नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होते हैं। तो क्वेश्चन तो अपना बनता है कि PS1 मैक्सिमम कहाँ है, PS2 मैक्सिमम कहाँ है, अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनम और नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनम के हिसाब से ये क्लियर होना जरूरी होता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। देखो ये हेडिंग अपन को यही बता रहा है कि PS1 और PS2 स्पेस के हिसाब से देखें तो दो अलग अलग जगह पे होते हैं। कि थायरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर PS1 और PS2 की जो लोकेशन है वो डिफर करती है, तो स्पार्सली सेपरेटेड हैं, एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड के हिसाब से। ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं कि जो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो लाइट को यूज़ करते हैं वो फोटोसिंथेटिक होंगे, और एनॉक्सीजेनिक हैं उनके अंदर भी रिएक्शन सेंटर होता है, और वो रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम सेकंड जैसा होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ PS सेकंड। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते, जैसे कि आपका रोडोबैक्टर है, रोडोस्यूडोमोनास है, तो इन सब के अंदर जो फोटोसिस्टम है वो फोटोसिस्टम यूकैरियोट जो कि हायर प्लांट्स हैं उनके फोटोसिस्टम सेकंड से रिजेंबल करता है, उनके साथ में होमोलॉजी शो करता है। देखो इसके बाद में जैसे हमने लास्ट बात की थी कि क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, और उन सारे पिगमेंट्स को अपन एसेसरी मॉलिक्यूल्स, एंटेना मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो जितने भी एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो एसेसरी पिगमेंट्स क्वांटासोम में लगे रहते हैं, दे हैव ए कॉमन स्ट्रक्चरल मोटिफ। मोटिफ हिस्से को बोलते हैं, और स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। तो मोस्टली पिगमेंट जो कि क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं उनका एक हिस्सा कॉमन होता है, उन सब के अंदर एक हिस्से को लेके समानता पाई जाती है। और इन सभी के अंदर है ना कि इन ऑल यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन बोथ क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, the most abundant antenna molecule proteins are member of a large family of structurally related proteins, जिनमें से कुछ प्रोटीन्स का जो कनेक्शन है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से होता है। यानी कि चाहे PS1 हो, PS2 हो, अपन को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं वो मिलेंगी जो उनके साथ में अटैच रहते हैं। कि क्लोरोफिल A हो, क्लोरोफिल B हो, एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके साथ में अटैच हैं कि उनकी हेल्प करती हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एनर्जी फनलिंग की बात की थी कि जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, वो सब अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को सोखते हैं और रिएक्शन सेंटर को वो लाइट पहुंचाई जाती है। पहुंचाने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। तो इंडक्टिव रेजोनेंस की सहायता से एंटेना मॉलिक्यूल्स अपनी लाइट को एक प्रकार से एक सेंटर पे भेजते हैं, उसको फनलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम हमारे प्रॉपर जेड स्कीम के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ जो फिगर है उस फिगर में जो जो बातें अपन को एग्जाम के हिसाब से तैयार करनी है उन सबको अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट को शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस जो है उस वाई एक्सिस के ऊपर जो एनर्जी पोटेंशियल है उसको दिखाया हुआ है, और
कंपैरेटिव जो एनर्जी स्टेट है ना, कि एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, वो अपन वाई एक्सिस से इसको फील कर सकते हैं कि वाई एक्सिस से देखेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पे उसका एनर्जी स्टेट उससे आगे और पीछे वालों से कहाँ है वो अपन को पता लग जाएगा। फर्स्टली जो काम है वो काम फोटोसिस्टम सेकंड का होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और एक्साइटेड होने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को जाते हैं। ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि P680 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन से जाएंगे क्यूनॉन ए को, फिर क्यूनॉन बी को, और उसके बाद में जाएंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन को। पीसी का मतलब प्लास्टोसाइनिन, जो कि कॉपर कंटेनिंग नीले रंग की प्रोटीन होती है, और प्लास्टोसाइनिन से फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएंगे PS1 को, यानी कि P700 को। और ये इलेक्ट्रॉन जो कि हम पहले बात कर चुके हैं वाटर के स्प्लिटिंग से आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन वाटर से आए और P680 को जो मिले, उनका एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड का एनर्जी स्टेट में अंतर है। और इतना जो एक्साइटमेंट है वो एंटेना मॉलिक्यूल्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स, वो एनर्जी फनलिंग करते हैं और वो फोटोन एनर्जी से एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को गर्म करने जैसा सिचुएशन है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से P700 तक आते हैं तो वो काफ़ी सारे एनर्जी लॉस कर चुके होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से एनर्जी देनी होती है। तो PS1 के जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से फोटोन लाइट को सोखते हैं, दोबारा से वही इंडक्टिव रेजोनेंस होगा, वही फनलिंग होगी और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट किया जाएगा। और एक्साइट करने के बाद में वो जाएगा A0 के पास, A0 से A1, फिर फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स का SX, SA, SB। तो सीक्वेंस अपन को पता होनी चाहिए, A0, A1, देन X, देन A, देन B। तो ये है आपके फेरस सल्फर प्रोटीन्स। और फाइनली जाएगा फेराडॉक्सिन, FD का मतलब है फेराडॉक्सिन। अब फेराडॉक्सिन से दो लाइन है, एक लाइन तो जाएगी फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जो कि एक एंजाइम का नाम है। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो जाएंगे NADP प्लस को और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। या दूसरा लाइन है कि फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को आएंगे और वहाँ से वापस P700 को जाएंगे। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पानी से निकले, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि अगर पानी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन P680 को जाएं, एक्साइट हो, फियोफाइटिन, क्यूनॉन A, B, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन P700, देन एक्साइटमेंट, देन H0, A1, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेराडॉक्सिन, FNR, और फाइनली अगर NADH को जाते हैं तो ये लाइन है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसका मतलब ये है कि वाटर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, पानी से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो फाइनली कहाँ जाते हैं, NADP प्लस के पास जाते हैं। और मीनवाइल वो बार बार एनर्जी लूज करते हैं और बार बार उनको दोबारा से एनर्जी जो फोटो सिस्टम्स वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तो होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। दूसरा हम इसमें नोट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन P700 से निकले थे वो एक्साइट होते हैं और वो A0, A1, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेराडॉक्सिन, और उससे वापस B6 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और वापस P700 को आ जाते हैं। दिस इज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसको अपन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं।
तो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जेड स्ट्रीम के अंदर कि पानी के इलेक्ट्रॉन अगर पानी के पास कभी नहीं आए, केवल NADP प्लस के पास चले जाए तो वो है नॉन साइक्लिक। और अगर p700 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन वापस घूम के p700 के पास आ जाए तो वो होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक में सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, साइक्लिक में कौन कौन है, ये अपन को पता होना चाहिए। और जेड स्ट्रीम इन दोनों के मिलने से होता है कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो कंप्लीट जेड स्ट्रीम बनता है। ओके, इसके बाद में हम और अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो मेम्ब्रेन ले रखी है थायरॉइड मेम्ब्रेन है, क्योंकि सारा सिस्टम है वो थायरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही काम करता है। इसके बाहर है स्ट्रोमा और उसके अंदर है थायरॉइड का लूमन। थायरॉइड के लूमन के अंदर जो पीएच है वो हाई होता है, हाई पीएच। हाई पीएच का मतलब है लो H+ कॉन्सेंट्रेशन, कि H+ कम होते हैं, राइट। और स्ट्रोमा साइड की बात करते हैं तो स्ट्रोमा साइड के अंदर ये डिफरेंस होगा, ठीक है। और अब अगर हमारी जेड स्ट्रीम को इसके साथ में जोड़े तो जेड स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो वाटर है उसके इलेक्ट्रॉन निकले और डैश लाइन को आप फॉलो करना। डैश लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम सेकंड को, यानी कि P680 को। एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी फाइंडिंग, वो सब इसकी हीटिंग करेंगे, है ना, फ्यू फाइटिंग, और उसके बाद में क्यूनॉन को जाएंगे और ये है प्लास्टोक्यूनॉन। और प्लास्टोक्यूनॉन का एक साइकिल है, आप यहाँ से नोट करना कि प्लास्टोक्यूनॉन का एक साइकिल काम कर रहा है, जिसमें प्लास्टोक्यूनॉन एक बार रिड्यूस होता है। जब आप PQ लिखते हैं तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और PQH2 लिखते हैं तो ये उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो जब ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस होती है तो वो बाहर से H+ को उठाती है, स्ट्रोमा से H+ उठाए जाएंगे, और वो H+ जब बाद में अंदर की साइड में पंप कर दिए जाते हैं। तो एक तो पानी टूटेगा, उससे H+ आते हैं, और एक क्यूनॉन साइकिल के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि स्ट्रोमा से H+ उठाए जाते हैं और वो थायरॉइड के लूमन के अंदर पंप किए जाते हैं, है ना। ये गलत लिख दिया था अपन ने, ये हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन है कि तो पानी से आएंगे, एक बार से पंपिंग हो रही है, एक प्रकार से पंपिंग है। हाँ, तो लो पीएच हो गया ना, लो पीएच है, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, तो यहाँ पे पीएच है वो तो लो है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से अपन को इसको कंपेयर करना भी है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और उससे बाद में जाएंगे प्लास्टोसाइनिन को। अब देखो इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये है कि जो हमारा PS2 है वो मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। B6F कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, और PS2 भी अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। प्लास्टोक्यूनॉन एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के केवल अंदर अंदर है, फ्रीली डिफ्यूज होता है। तो प्लास्टोक्यूनॉन मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव इन मेम्ब्रेन। तो अगर कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर आराम से इधर उधर हो जाती है तो उसका मतलब हो गया कि वो हाइड्रोफोबिक है। तो बाय नेचर एक ऐसी है, नॉन पोलर है। तो लिपिड एनवायरनमेंट होता है मेम्ब्रेन का, उसमें आराम से ये फ्रीली मूव कर सकती है। ऐसे अगली प्रोटीन आएगी प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, और ये थायरॉइड की लूमन की साइड में है, और PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को PS1 को देने का काम करता है। कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और PS1 के बीच में एक कनेक्शन है, और फोटोसिस्टम सेकंड वाला जो पार्ट है उसका आखिरी छोर है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन
PS1 को देता है। अब PS1 से वो सारा का सारा आ जाएगा कि आपके पास A0 आएगा, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स आएगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास जाएंगे या FNR के पास जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन NADP+ को दे करके NADPH बना दिया जाता है। तो जब आप NADP+ को रिड्यूस करेंगे तो भी H+ कंज्यूम हो जाएंगे। जब प्लास्टोक्विनोन साइकिल ऑपरेट होगा तो भी H+ कंज्यूम हो जाएंगे। तो स्ट्रोमा की साइड में H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है लो, तो यहाँ पे pH होता है हाई, और अंदर की साइड में जो pH है वो है लो। यानी कि H+ कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो अंदर की साइड में H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और बाहर की साइड में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड में किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन का अंतर ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट है कि एक साइड में प्रोटॉन कम है और एक साइड में ज़्यादा है। तो कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहता है, तो जो एरो है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल जो डायरेक्शन उसको बता रहा है, बट मेम्ब्रेन आयंस को जाने नहीं देती है क्योंकि H+ के लिए परमेबल नहीं होती है। तो ये H+ अल्टीमेटली मेम्ब्रेन के अंदर जो एटीपेज लगे हैं उनसे होकर के जाते हैं, और जब एटीपेज से होकर के जाते हैं तो स्ट्रोमा की साइड के अंदर ADP एंड PI को जोड़ करके ATP बना दिया जाता है। तो जो साइट है ये अपन को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP बनता है वो मैट्रिक्स में बनता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ATP बनता है वो स्ट्रोमा में बनेगा, एट स्ट्रोमा। H+ की पंपिंग जो होती है, आप माइटोकॉन्ड्रिया में हो या क्लोरोप्लास्ट में हो, H+ पंप करके किधर जा रहे हैं, ATP जहां बनता है उसकी अपोजिट साइड होती है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर पंप होते हैं तो ATP मैट्रिक्स के अंदर बनता है, और थाइलेकोइड की बात करेंगे तो यहाँ स्ट्रोमा में पंप होते हैं, थाइलेकोइड के लूमन में पंप होते हैं, तो ATP है वो स्ट्रोमा में बनता है। तो H+ पंप कहाँ पे होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए, और ATP उसके रिवर्स डायरेक्शन में बनता है, ये अपन को पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का सिस्टम वो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये लाइट रिएक्शन का जेड स्कीम है कि जेड स्कीम में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पे भी क्विनोन साइकिल है, उससे पंपिंग होती है। वाटर का ऑक्सीडाइजेशन है, उससे H+ आते हैं। तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड में H+ का ग्रेडियंट है, और कीमो ऑस्मोटिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H+ जब अपने हायर से लोअर में जाएंगे तो एनर्जी लूज करते हैं, और ये एनर्जी ADP एंड PI के बीच में जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है उसको बनाने में काम आ जाती है। प्लास्टोक्विनोन का नेचर कैसा है कि वो मेम्ब्रेन में आराम से इधर उधर हो सकती है। प्लास्टोसाइनिन अलग मैटर है, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड यानी कि लूमन की साइड में होता है। तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं और उनका ओरिएंटेशन क्या है, पूरा एक सिस्टम जो होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक प्रकार का। मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और सारे प्रोटीन मिलकर के एक साथ काम करते हैं, और अल्टीमेटली जो पानी के इलेक्ट्रॉन हैं उनसे NADPH बनाया जाता है और उन्हीं से ATP बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो फोटोसिस्टम सेकंड से जुड़ा हुआ है। बाई रिएक्शन पानी के दो मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो एक मॉलिक्यूल O2 का बनता है, 4 प्रोटॉन निकलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये एक एक करके ना 1 बाय 1 PS सेकंड को भेजे जाते हैं वाया D1 प्रोटीन। तो एक बार फोटोसिस्टम सेकंड गर्म होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, फियोफाइटिन को। तो फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर एक होल बन गया,
फिर वहाँ से वापस D1 प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन देगी, होल पूरा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गर्म करके आगे जाएगा, और ऐसे एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन है वो D1 प्रोटीन दे देती है। लेकिन उसके बाद में 5वां इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दे पाती है, और उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, और पानी के 2 मॉलिक्यूल को तोड़ के 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। यानी कि वाटर के ऑक्सीडाइजेशन के दौरान 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो एक एक करके फोटोसिस्टम सेकंड से जेड स्कीम के अंदर ट्रैवल होते हैं। देखो इस फिगर से अपन क्यूनॉन साइकिल, जिसको कि अपन क्यू साइकिल बोलते हैं, उसको समझ सकते हैं। यानी क्यूनॉन साइकिल है, प्लास्टो क्यूनॉन साइकिल है, तो इसके 2 पार्ट हैं, है ना। फर्स्ट QS2 जो ऑक्सीडाइज होता है, और सेकंड QS2 जो ऑक्सीडाइज होता है। देखो स्ट्रोमा की साइड दिखा रखी है अपन को, और थाइलेकोइड का लूमन दिखा रखा है। बीच में जो मेम्ब्रेन है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे। पानी से इलेक्ट्रॉन PS2 को आते हैं, फिर क्यूनॉन को जाते हैं, QH2 में कन्वर्ट होता है, और बाद में इलेक्ट्रॉन हैं ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को जाते हैं, वहाँ से आगे प्लास्टोसाइन से PS1 को जाते हैं, राइट। क्यूनॉन H2 से जब वापस क्यूनॉन बनता है, तो जो 2 H+ हैं वो लूमन की साइड के अंदर पंप आउट हो जाते हैं, कि वो लूमन के अंदर फेंक दिए जाते हैं। और दूसरी स्टेप के अंदर जो क्यूनॉन H2 बना है ना, दोबारा से जो ऑक्सीडाइज होगा, वापस ऐसे ही 2 H+ है वो पंप आउट किए जाएंगे, अंदर पंप होंगे, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से अपन इसको ऐड करेंगे। इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्यूनॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सेमी क्यूनॉन में कन्वर्ट होता है। दिस इज सेमी क्यूनॉन। और अगली स्टेप में अपन देख सकते हैं कि जो सेमी क्यूनॉन है वो बाद में QH2 में कन्वर्ट होता है, और 2 H+ इसमें जोड़े जाते हैं। तो ये क्यूनॉन साइकिल है कि एक बार सेमी क्यूनॉन बनेगा, सेमी क्यूनॉन से वापस QH2 बनेगा, और QH2 वापस क्यूनॉन के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। तो एक तो जो क्यूनॉन साइकिल है ये फोटोसिस्टम सेकंड के जस्ट बाद में जो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से आगे जाते हैं वहाँ पे काम करता है। और सेमी क्यूनॉन में अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन साइड के अंदर एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो PS2 इसको करता है, और PS2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, इसमें पानी टूटता है। और पानी को तोड़ने के लिए जो फोटोलाइसिस काम करता है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स है जो अपन Mn ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जान सकते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, OEC, और साथ में इसमें Mn एटम होता है, मैग्नीज होता है। और अगर हम बात करें कि जो मैग्नीज होता है उसकी अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, Mn+1, Mn+2, Mn+3 और Mn+4, ठीक है। जब MnO से Mn+1 बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +1 से +2 पे जाएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, और +2 से +3 पे जाते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 से 4 पे जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है उस फोटोसिस्टम सेकंड का ही एक पार्ट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और उसमें Mn प्रोटीन भी लगी हुई है,
और साथ में ही एक प्रोटीन है YZ और उसका टायरोसिन है। ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन P680 एंड द Mn क्लस्टर यानी कि YZ। तो कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाएंगे YZ को एक एक करके, और YZ से जाते हैं D1 को, और D1 से जाते हैं PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर से एक एक इलेक्ट्रॉन गर्म होकर के एक्साइट हो जाता है। तो वहाँ पे हर बार एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का गैप बनेगा, होल बनेगा, वो Mn बढ़ता रहता है ना। YZ प्रोटीन Mn प्लस 0 से +1 एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, +1 से 2 दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, ऐसे Mn की वैलेंसी जो है 0 से लेकर के 4, तो 0 1 2 3 4, तो 5 स्टेट होती हैं इसकी, 5 अलग अलग अवस्थाएं हैं वैलेंसी को लेकर के। तो Mn प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है कि उससे इलेक्ट्रॉन आते हैं YZ को जाते हैं, D1 को जाते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को जाते हैं, और जो Mn4 है ये बाद में रियल काम करता है कि जब स्टेट Mn4 में चला जाएगा तो वो रिएक्ट करता है 2s2 के साथ में, तो Mn तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn0 में, और +4H+ बनेंगे और ऑक्सीजन बनेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकले थे 4 इलेक्ट्रॉन वो Mn+4 को 0 बनाने में काम आ जाते हैं। तो एक एक करके Mn इलेक्ट्रॉन देता रहता है, लेकिन जब उसको वापस Mn4 से 0 में आना होता है तो वो पानी को तोड़ता है, और पानी के 2 मॉलिक्यूल से उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और +4 से आप 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Mn0 स्टेट वापस से आ जाती है। तो इसको अपन वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक भी बोलते हैं, वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक। तो Mn काम आता है एज ए मेटल, आपको पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसीज काम आती है। पानी को तोड़ने के लिए जिम्मेदार जो फॉर्म है वो Mn+4 है, वो वाला है, YZ प्रोटीन है, D1 प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेट्स को, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनको S0 यानी कि ये Mn0 है, ऐसे S1 यानी कि ये Mn+1 है, S2 S3 S4, तो ये M होने को तो Mn की स्टेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग इनको S0 S1 S2 3 4 ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। देखो इसके बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक है, वो है रोल ऑफ हर्बिसाइड्स। जो ग्रासेज हैं, जो हर्ब्स होती हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल काम में ली जाते हैं उनको अपन बोलते हैं हर्बिसाइड। तो ये हर्बिसाइड एक्चुअल में जो टारगेट ग्रासेज हैं, हर्ब्स हैं, वीड्स हैं, उनके फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करते हैं। और कौन सा हर्बिसाइड कहाँ काम करता है ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 हर्बिसाइड्स आपको तैयार करने हैं, एक तो है DCMU जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया, या जेनरिक नेम से इसको अपन डाईयूरोन भी बोल सकते हैं। तो DCMU या डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया जो है वो कहाँ काम करता है कि DCMU की प्रेजेंस के अंदर क्यूनॉन A से क्यूनॉन B को जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये बंद हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन जेड स्कीम में यहाँ जो जाते हैं वो फ्लो यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। तो DCMU अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो बंद होगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और पानी के जो इलेक्ट्रॉन जो कि 680 से आगे जाते वो फ्लो बंद हो गया।
तो लाइट रिएक्शन डिस्टर्ब कहाँ होती है, टारगेट क्या है वो पता होना चाहिए। ऐसे दूसरा है पाराक्वेट, और पाराक्वेट की बात करें तो ये मिथाइल वायलोजन होता है, और पाराक्वेट का टारगेट होता है PS1 का जो एक्साइटेड स्टेट है P700, उससे जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को, है ना, यहाँ पे फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स है, तो फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पाराक्वेट उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो पाराक्वेट का जो इम्पैक्ट आएगा कि इससे नॉन साइक्लिक भी प्रभावित होता है और इससे साइक्लिक भी डिस्टर्ब होता है। तो दोनों हर्बिसाइड कौन हैं, उनके टारगेट